तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प के नए सीईओ कौन बन गए, तो आंसर होगा निरंजन गुप्ता। तो अभी हीरो मोटोकॉर्प के बोर्ड ने निरंजन गुप्ता को कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया है, तो इनका नाम याद रखना। हीरो मोटोकॉर्प, इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा। ये टू व्हीलर्स का दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता है। आपको याद है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के औषधि महानियंत्रक कौन बने थे? डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी बने थे ललित कुमार गुप्ता, और फिक्की के महासचिव बने शैलेश पाठक, उनका नाम है। तो ये नाम ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए फिर बताइए, टाटा पावर के एमडी सीईओ के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? प्रवीर सिन्हा को। प्रवीर सिन्हा ये टाटा पावर के अभी एमडी सीईओ ही हैं, लेकिन अभी 30 अप्रैल 2023 को इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। तो एक बार फिर से इनको अगले 4 सालों के लिए टाटा पावर का एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है। प्रवीर सिन्हा नाम है। अभी टीसीएस के सीईओ कौन बने थे? के कृतिवासन बने थे, जबकि टेक महिंद्रा के एमडी सीईओ बने थे मोहित जोशी, और बीपीसीएल के सीएमडी बने थे जी कृष्ण कुमार। ये नाम अभी न्यूज में थे, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अजय सिंह को। तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख हैं अजय सिंह, जिनको अभी अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष चुना गया है। देखो, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की बात करते तो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा लुजेन, स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट है उमर क्रेमलेव। और अभी आपको याद है जो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 अभी हुई, भारत में हुई, कहाँ पे? नई दिल्ली में, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे एमसी मैरीकॉम और फरहान अख्तर को। इसमें भारत ने 4 गोल्ड जीते हैं। 4 गोल्ड कौन कौन लेकर के आए थे? लवलीना बोर्गोहेन, निखत जरीन, स्वीटी बुर्रा और नीतू घनघस। ये नाम जरूर याद रखना। और अजय सिंह ये अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष बन गए। ये भारत में क्या है, यानी कि भारतीय मुक्केबाजी संघ के ये प्रमुख हैं, और अंतरराष्ट्रीय लेवल पे ये वाइस चीफ बन गए, वाइस प्रेसिडेंट बन गए। आप जानते हो अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 77वें सत्र के अध्यक्ष हैं कौन? सोबो कोरोसी। ये भी भारत की यात्रा पर भी थे, तो नाम इंपॉर्टेंट है। अभी सशस्त्र सीमा बल की नई डायरेक्टर जनरल बनी है रश्मि शुक्ला नाम है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की हैं ये। तो ध्यान रखना ये सारे पॉइंट्स। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आंसर होगा मैथिली ठाकुर को। मैथिली ठाकुर ये बिहार की लोक गायिका यानी कि फोक सिंगर है, और अभी इनको बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने बिहार खादी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अच्छा, इनके नाम से आपको जरूर याद आ रहा होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को बिहार राज्य का स्टेट आइकॉन भी बनाया था। चलिए फिर बताइए, अभी शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान ये किस देश के उपराष्ट्रपति बने? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। एक्चुअली में यूनाइटेड अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। उन्होंने अपने भाई शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान को देश का उपराष्ट्रपति नियुक्त किया है। फिर बताइए, हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो आंसर होगा संजय जसजीत सिंह। तो वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह अभी इन्होंने नौसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने किनका स्थान लिया? एसएन घोरमड़े का स्थान लिया, जो भी 39 साल की सेवा के बाद रिटायर्ड हो गए। अच्छा, वैसे हमारे नौसेना प्रमुख यानी कि नेवल चीफ कौन है? आर हरि कुमार हैं, और विवेक राम चौधरी ये वायुसेना प्रमुख हैं, एयर चीफ मार्शल। बाकी एसएस दुबे अभी 28वें कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स महालेखा नियंत्रक बने। शैलेश पाठक फिक्की के सेक्रेटरी जनरल बने, और बीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए सीईओ बने। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इनको। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अमित क्षत्रिय को। तो अमित क्षत्रिय ये एक भारतीय अमेरिकी इंजीनियर हैं, जिनको अभी नासा ने हाल ही में स्थापित मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रथम प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। बाकी आप जानते हो प्रवीण शर्मा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अध्यक्ष बने। विक्रम देव दत्त नागरिक विमानन महानिदेशालय यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के नए प्रमुख बने। और औषधि महानियंत्रक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बने डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसने पीटीसी
इंडिया लिमिटेड यानी कि पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएमडी का पदभार ग्रहण किया? तो आंसर होगा राजीव के मिश्रा। तो याद रखना, राजीव के मिश्रा इनको पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का सीएमडी बनाया गया है। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में, स्थापना होती है 1999 में। आप जानते हो मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। गौरव द्विवेदी प्रसार भारती के सीईओ बने, और अनिल कुमार चौहान ये हमारे दूसरे सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। नाम इंपॉर्टेंट है, सारे ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, मार्च 2023 में दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा अरविंद चिदम्बरम ने। तो अरविंद चिदम्बरम जो कि एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर है, इन्होंने दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब जीत लिया है। उन्होंने 2018 और 2019 दो बार भारतीय शतरंज चैंपियनशिप जीती थी। उससे पहले उन्होंने 2014 में अपना अंतरराष्ट्रीय मास्टर खिताब जीता था और 2015 में अपना ग्रैंड मास्टर खिताब जीता था, और अभी दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब जीत लिया। चलिए फिर बताइए, हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा शाकिब अल हसन। तो ये टेस्ट और T20 इंटरनेशनल में बांग्लादेश टीम के कप्तान है शाकिब अल हसन, जो भी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में न्यूजीलैंड के टिम साउदी को पीछे छोड़ दिया है। और टिम साउदी से याद आएगा, अभी 700 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले ये पहले गेंदबाज बने थे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में चिराग शेट्टी और किसने स्विस ओपन 2023 युगल खिताब को जीत लिया है? तो आंसर होगा सात्विक साईराज रंकीरेड्डी। तो भारतीय बैडमिंटन जोड़ी है ये, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की, और इन्होंने अभी स्विस ओपन सुपर 300 फाइनल में जीत करके 2023 का अपना पहला डबल्स खिताब जीत लिया है। उन्होंने इसमें चाइना की जोड़ी को हराया। तो याद रखना, इसमें हमारे लिए मेंस डबल वाला इवेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में भारत ने जीत हासिल की है। फिर बताइए, हाल ही में किसने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 2023 का 13वां संस्करण जीत लिया? तो आंसर होगा आईटीबीपी। तो अभी आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स ने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 2023 का 13वां संस्करण जीत लिया है। इसमें दूसरे स्थान पे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की टीम रही और तीसरे स्थान पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की टीम रही, और सभी राज्य पुलिस बलों में राजस्थान पुलिस ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। और आईटीबीपी से ही आपको याद आएगा, अभी नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जो कि लेह लद्दाख में हुई थी, उसको आईटीबीपी ने जीता था लद्दाख स्काउट्स को हरा करके। आईटीबीपी ये तिब्बत और चीन सीमा पर हमारी रक्षा करते हैं। इसका आदर्श वाक्य वीरता, दृढ़ता और प्रतिबद्धता है। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके डायरेक्टर जनरल अनीश दयाल सिंह हैं। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में लुआंचरी पहनकर माउंट किलिमंजारो को किसने फतेह किया? तो आंसर होगा अंजलि शर्मा। लुआंचरी क्या है? ये हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक पोशाक है। तो अंजलि शर्मा ये हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की रहने वाली है, और अभी वे गद्दी वेशभूषा यानी कि लुआंचरी पहनकर, यानी कि हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक पोशाक पहनकर माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाली भारत की पहली लड़की बन गई हैं। माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कहां पर है? तंजानिया में, जिसकी ऊंचाई है 5895 मीटर। और आपको बता दूं, इसे 1987 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी शामिल किया था। अच्छा, प्रियंका मोहिते का नाम याद है? हमने पढ़ा था 8000 मीटर से ऊंची 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय बनी थी ये। उसी तरह से पियाली बसाक का नाम आपको याद होगा, बिना ऑक्सीजन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला पर्वतारोही बनी थी ये। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताओ, तो आंसर होगा बछेंद्री पाल। और माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली दिव्यांग भारतीय महिला कौन? अरुणिमा सिन्हा। और आप जानते हो 29 मई 1953 में न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और उनके शेरपा थे तेंजिंग नोर्गे, उन्होंने सबसे पहले इस पे चढ़ाई की थी। इसीलिए 29 मई को माउंट एवरेस्ट डे के रूप में मनाते हैं। वैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करेंगे 8848.86 मीटर है। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है।
तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्री फॉर्मूला 1 रेस को किसने जीता? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन। और मैक्स वर्स्टपन ये किस कार कंपनी के ड्राइवर है? रेडबुल के ड्राइवर है मैक्स वर्स्टपन। और अभी इन्होंने ही ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड प्री 2023 फॉर्मूला 1 रेस को जीत लिया है। दूसरे स्थान पे लुइस हैमिल्टन रहे। लुइस हैमिल्टन ये मर्सिडीज के ड्राइवर है। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किसने मियामी ओपन 2023 का पहला खिताब जीता? तो आंसर होगा डैनियल मेदवेदेव। तो रशियन टेनिस प्लेयर हैं, पहले तो ये याद रखो, डैनियल मेदवेदेव। इन्होंने अपना पहला मियामी ओपन 2023 का खिताब जीत लिया है। मतलब पहली बार उन्होंने ये खिताब जीता है। किसे हराया? जैनिक छिनर को। चलिए फिर बताइए, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस ये हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है, आपको पता है। यहां पूछ रहे हैं उड़ीसा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आंसर होगा 1936 में। तो उड़ीसा राज्य की स्थापना होती है, तो उड़ीसा राज्य की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1936 को। इसीलिए हर साल 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या फिर उसे उत्कल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और अभी 1 अप्रैल 2023 को उड़ीसा अपना 88वां नंबर का स्थापना दिवस मना रहा है। वैसे 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की भी स्थापना हुई थी। फिर बताइए, अभी विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2 अप्रैल को। तो हर साल 2 अप्रैल को ऑटिज्म विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार की थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग द नैरेटिव, कंट्रीब्यूशन एट होम, एट वर्क, इन द आर्ट्स एंड पॉलिसी मेकिंग। ऑटिज्म क्या है? ये मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला एक विकार है जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। इससे प्रभावित व्यक्ति सीमित और दोहराव युक्त व्यवहार करता है, जैसे एक ही काम को बार बार दोहराना। और इसी से संबंधित एक और डे आप सुनोगे, ऑटिस्टिक प्राइड डे। वो हम 18 जून को मनाते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने वर्ष से ऊपर के लोगों को साक्षर करने के लिए एक नई योजना न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया? तो आंसर होगा 15 वर्ष। तो अभी केंद्र सरकार ने 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को साक्षर करने के लिए एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। और इसे वित्त वर्ष 2022-23 से 2026-27 के दौरान 1000 करोड़ रुपए के साथ लॉन्च किया गया। मतलब इस पे इतना रुपया खर्च हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यही है, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ लोगों को साक्षर बनाना जो वर्तमान में पढ़ने या लिखने में असमर्थ है। और साक्षरता दर की बात है, लिटरेसी की बात है, तो एक इंडेक्स याद रखना। अभी शिक्षा मंत्रालय, अच्छा वैसे हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। तो अभी शिक्षा मंत्रालय के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बताया गया बिहार को। कितनी है? 61.8%। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है। सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट केरल की है 94%। तो ये जरूर याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी 1 अप्रैल 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 को शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और इन्होंने 1 अप्रैल 2023 को लखनऊ में स्कूल चलो अभियान 2023 को शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करना। तो राज्य सरकार हर साल ये अभियान चलाती है। वैसे 2022 में इसको श्रावस्ती जिले से लॉन्च किया गया था। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पथ श्री रास्ता श्री परियोजना का शुरू किया? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो अभी पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, इन्होंने पथ श्री रास्ता श्री परियोजना को शुरू किया है। इसमें क्या होगा? पश्चिम बंगाल के 22 जिलों में 12,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करके बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और गांव से संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया गया है। फिर बताइए, अभी हाल ही में झील विकास कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो अभी तेलंगाना सरकार ने इस झील विकास कार्यक्रम को शुरू किया जिसका उद्देश्य क्या है? झील के आसपास खेल संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना, थिएटर वगैरह उपलब्ध कराना, स्वच्छता रखना, हरियाली बनाए रखना। मतलब झीलों को पर्यटन के रूप से उपलब्ध कराना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें हैदराबाद और उसके आसपास के 50 जल निकायों को विकसित किया जाएगा
और कौन सी झील से शुरुआत की गई है इसकी? तो आंसर होगा खाजागुड़ा झील से। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं हुसैन सागर झील, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है, कहां पर है? तेलंगाना में। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आंसर होगा कैस्पियन सागर। और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर लेक। अच्छा, सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? वॉन झील है, ये आपको टर्की में मिलेगी। सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकॉल झील है, साइबेरिया में मिलेगी। और सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील कौन सी है जिसमें बोटिंग कर सकते हैं? टिटिकाका लेक, ये पेरू और बोलीविया सीमा पर आपको मिलेगी। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर लेक है, जम्मू कश्मीर में मिलेगी। जबकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछोगे तो लोकटक लेक है, जो मणिपुर में आपको मिलेगी। और इसी लेक पर एक नेशनल पार्क है जिसे तैरता हुआ नेशनल पार्क, या यूं कहूं दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहते हैं। कौन सा है? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। फिर बताइए, अभी हाल ही में आर्टन कैपिटल के द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर होगा 144। तो आर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में बताया गया कि भारत की रैंक 138 से गिर करके 144 हो गई है। और इसमें टॉप पे यूनाइटेड अरब अमीरात को बताया गया, जबकि आखिरी स्थान पे अफगानिस्तान को रखा है 199 नंबर पे। किसके अनुसार? आर्टन कैपिटल के अनुसार। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे लगातार दूसरे साल 2022 ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई? तो आंसर होगा मुंबई। तो अभी देश की कमर्शियल कैपिटल मुंबई को लगातार दूसरे साल वर्ल्ड ट्री सिटी 2022 की लिस्ट में शामिल किया गया है। किसने शामिल किया? तो यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। इससे पहले 2021 में दो भारतीय शहरों को इसमें शामिल किया गया था, हैदराबाद को और मुंबई को। और इस बार मुंबई को ही इसमें मान्यता दी गई है। वैसे फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945। 16 अक्टूबर को इसी कारण से हम वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाते हैं। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा रोम, इटली में। चलो मुझे बताओ, अभी टाइम मैगजीन ने वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस 2023 की लिस्ट जारी की। उसमें भारत के 2 स्थानों को शामिल किया गया था। कौन कौन से है वो? एक तो उड़ीसा का मयूरभंज है और एक लद्दाख है। और टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे से चुना गया? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ध्यान रखना, इसको पढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक वाई कांट एलिफेंट बी रेड इसको लॉन्च किया? तो आंसर होगा वाणी त्रिपाठी ने। तो वाणी त्रिपाठी ये भारतीय सेंसर बोर्ड की सदस्य भी हैं और अभिनेत्री भी हैं। और इन्होंने अभी अपनी पहली बुक लिखी है जिसका नाम है वाई कांट एलिफेंट बी रेड। बाकी आप जानते हो, अभी श्रीमंत कोकाटे छत्रपति शिवाजी महाराज नाम से बुक लिखी है, प्रसिद्ध मराठी लेखक हैं। अनुराग बेहर अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नाम से बुक लिखी। और रचना बिष्ट रावत बिपिन रावत के ऊपर बुक लिखी इन्होंने, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नाम से। तो ध्यान रखना, ये बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा नंदिनी दास ने। नंदिनी दास वे लिवरपूल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी साहित्य की अध्यापिका हैं और इन्होंने ये बुक लिखी है। ये जो बुक है ये इंग्लैंड और मुगल भारत के बीच प्रारंभिक आधुनिक काल में हुए संबंधों पर विचार करती है। बुक का नाम है कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। अच्छा, राखी कपूर का नाम याद है? नाउ यू ब्रेथ नाम की बुक है इनकी, और उसके लिए इन्होंने भी गोल्डन बुक अवार्ड 2023 जीता था। और मेघनाथ देसाई द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नाम से बुक लिखी। और शुभ्रा गुप्ता इरफान खान अ लाइफ इन मूव्स नाम से बुक लिखी इन्होंने। तो ये ध्यान रखना नाम। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले पहले क्रिकेटर का निधन हो गया, उनका नाम बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, सलीम दुर्रानी। तो भारत के पूर्व क्रिकेटर सलीम दुर्रानी का अभी 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने टीम इंडिया के लिए 29 टेस्ट मैच खेले और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि वे अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले पहले क्रिकेटर थे और अभी इनका निधन हो गया। आपको बता दूं,
वे 1973 में जो परवीन बॉबी एक्ट्रेस हुआ करती थी उनके साथ चरित्र फिल्म में भी नजर आए थे। उन्हें 2011 में बीसीसीआई के द्वारा सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वे अफगानिस्तान में पैदा होने वाले एकमात्र भारतीय टेस्ट क्रिकेटर थे। अच्छा, नंदू नाटेकर का नाम आपने जरूर सुना होगा। 1956 में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन प्लेयर थे और 1961 में स्थापित अर्जुन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता भी थे। इनका भी निधन हो गया कुछ समय पहले। जब निधन हुआ था मैंने आपको बताया था ये प्रश्न, और उसके बाद कोई एक एग्जाम भी हुआ था आपका, वहां पे ये प्रश्न पूछा गया था कि अर्जुन पुरस्कार ये कब स्थापित किया गया था, 1961 में। तो जो स्टूडेंट करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हैं ध्यान से, उनको लगेगा ये स्टैटिक प्रश्न आ गया, बहुत डीपली पूछ लिया। कोई डीपली नहीं पूछा, हमने पढ़ा था। तो स्टैटिक प्रश्न कहाँ से आते हैं? करंट अफेयर से निकल के आते हैं। बस आपको उसका अच्छे से एनालिसिस करना है उस प्रश्न का। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में सारा थॉमस का निधन हो गया। वे क्या थी? वे उपन्यासकार थी। सारा थॉमस एक प्रसिद्ध मलयालम लघु कथाकार और उपन्यासकार थी। उन्होंने 17 उपन्यास और 100 से ज्यादा लघु कथाएं लिखी हैं। उन्होंने प्रतिष्ठित केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीता, वायलार पुरस्कार सहित कई पुरस्कार उन्होंने जीते, लेकिन अभी उनका निधन हो गया। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा हरियाणा। तो भारतीय रेलवे ने मार्च 2023 में हरियाणा में रेलवे नेटवर्क का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा कर लिया है, और इस उपलब्धि के साथ हरियाणा 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अच्छा, वैसे आपको बताया रेलवे का पूरी तरह से विद्युतीकृत होने का लक्ष्य कब का है? पूरे भारत में 2023 का। और पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पर चलने का लक्ष्य, या यूं कहूं नेट जीरो कार्बन होने का लक्ष्य कब का है? 2030 का है। यहाँ पर रेलवे से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको रिवाइज कराऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि अभी दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म तो ये बना है कर्नाटक के हुबली में श्री सिद्धरुदा रेलवे स्टेशन पर, जिसकी लंबाई है 1507 मीटर। वैसे आप जानते हो हमारे रेलवे मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव हैं। पहले रेलवे मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? चेयरमैन और सीईओ अनिल कुमार लाहोटी हैं। चलो ये बताओ, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना? तो आंसर होगा चाइना। और पहला देश कौन सा था? जर्मनी था। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस बैंक ने भारत की पहली पॉकेट साइज स्वाइप मशीन माइक्रोपे को लॉन्च किया? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक ने। तो अभी एक्सिस बैंक ने डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए पिन ऑन मोबाइल तकनीक पर आधारित भारत की पहली पॉकेट साइज स्वाइप मशीन, जिसका नाम है माइक्रोपे, इसको लॉन्च किया है। मतलब ये एक व्यापारी के स्मार्टफोन को पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल में बदल देगा, जिससे ग्राहकों के लिए डिजिटल भुगतान करना आसान हो जाएगा। एक्सिस बैंक, जिसे 1993 से लेकर 2007 तक यूटीआई बैंक के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम एक्सिस बैंक हो गया। मुंबई में हेडक्वार्टर है। एमडी सीईओ अमिताभ चौधरी हैं। अध्यक्ष इसके राकेश मखीजा हैं। टैगलाइन होती है बढ़ती का नाम जिंदगी। फिर बताइए, अभी हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा फिनलैंड। तो अभी फिनलैंड ये नाटो का 31वां सदस्य देश बन गया है। वैसे फिनलैंड की सदस्यता के बारे में कई सालों से चर्चा चल रही थी, पर तुर्की और हंगरी की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण उसे शामिल नहीं किया जा रहा था। पर अब उन देशों की भी स्वीकृति मिल गई है, उसके बाद ये नाटो का 31वां देश बन गया है। कौन सा? फिनलैंड। फिनलैंड या रशिया से 1300 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा साझा करता है। फिनलैंड की कैपिटल होती है हेलसिंकी। करेंसी यूरो है। प्रधानमंत्री है सना मारेन। अभी जो हैप्पीनेस इंडेक्स आया था ना, जिसमें भारत 126 नंबर पे था, 126 नंबर पे, उसमें टॉप पे फिनलैंड ही है। नाटो की बात करते हैं। देखो, नाटो की स्थापना होती है 1949 में। नाटो का उद्देश्य है राजनीतिक एवं सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्य देशों को स्वतंत्रता एवं सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा ब्रुसेल, बेल्जियम में। महासचिव है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। इनका कार्यकाल अभी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना? तो साउथ कोरिया बना था। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी अप्रैल 2023 में भारत और किस देश के बीच में स्लाइनेक्स 2023 अभ्यास का आयोजन हुआ? तो आंसर होगा श्रीलंका।
स्लाइनेक्स एक्सरसाइज, जैसा कि नाम से क्लियर है, SL मतलब श्रीलंका, IN मतलब इंडिया और EX मतलब एक्सरसाइज हो गया। ये एक नेवल एक्सरसाइज है भारत और श्रीलंका के बीच में। इस बार ये इसका 10वां संस्करण है और कहाँ हुआ, कोलंबो श्रीलंका में। और इसमें भारत की तरफ से INS किल्टन और INS सावित्री और चेतक हेलीकॉप्टर और डॉर्नियर समुद्री गश्ती विमान ने हिस्सा लिया। वैसे हम श्रीलंका के साथ और कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, मित्र शक्ति एक्सरसाइज करते हैं। चलिए फिर बताइए, किस देश के राष्ट्र दिवस को बेस्टिल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर होगा फ्रांस। तो फ्रांस का राष्ट्र दिवस है जिसे बेस्टिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? तो हर साल 14 जुलाई को। तो अभी फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके वार्षिक बेस्टिल दिवस परेड में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है।